गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ दी फॉरेन एक्सचेंज रेट। इस डिटर्मिनेशन ऑफ दी फॉरेन एक्सचेंज रेट में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई एंड इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इंक्रीज इन सप्लाई का क्या इम्पैक्ट पड़ता है फॉरेन एक्सचेंज रेट में, और डिक्रीज इन सप्लाई का इम्पैक्ट क्या पड़ता है फॉरेन एक्सचेंज रेट में। तो हम लोग देखते हैं चेंज इन सप्लाई। तो चेंज इन सप्लाई दो तरह से चेंज इन सप्लाई होती है। फर्स्ट इज इंक्रीज इन सप्लाई एंड सेकेंड इज द डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई क्या होता है? व्हेन सप्लाई लाइन शिफ्टेड फ्रॉम S टू S1 एंड S1। तो ये देखिए आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि जो सप्लाई लाइन थी वो पहले कहाँ थी? SS लाइन में थी। अब इसको शिफ्ट करके S1 में कर दिया गया है। तो इफ सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेज इट विल लीड टू अ राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व फ्रॉम SS टू S1 एंड शोन इन फिगर नाउ एट द ओरिजिनल एक्सचेंज रेट आर OR। क्या हुआ है? एक्सचेंज रेट इस समय क्या था? जब हमारी सप्लाई SS थी तो OR था। सेम उसी टाइम में जो क्वांटिटी थी वो कितनी थी? OQ। मतलब सप्लाई और डिमांड दोनों क्या थी? OQ थी। लेकिन जैसे ही सप्लाई शिफ्ट हुई, सप्लाई लाइन अपवर्ड शिफ्ट हुई, मतलब सप्लाई इंक्रीज हुई, तो प्राइस जो था वो डिक्रीज हो गया। क्या आ गया? क्या हुआ? OR1 हो गया। पहले OR था वो घटकर OR1 हो गया। इसी तरह जो क्वांटिटी सप्लाई थी वो पहले OQ थी, वो बढ़कर OQ1 हो गई है। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा कि एक्सचेंज रेट क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है, तो सप्लाई तभी इंक्रीज हो पाई है। तो ये एक सबसे बड़ी चीज रहेगी सप्लाई इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? हमने पहले बताया था कि देयर इज टू मार्केट फोर्सेज, वन इज डिमांड एंड सेकेंड इज सप्लाई। तो डिमांड लाइन और सप्लाई लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती, दैट पॉइंट इज ट्रीटेड एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट जब ये होगा तो यहीं पर हमारा प्राइस डिसाइड हो जाता है। तो प्राइस डिसाइड था OR, लेकिन जैसे ही सप्लाई बढ़ी बट नो चेंज इन डिमांड, डिमांड में कोई चेंज आया नहीं। तो सप्लाई बढ़ने पर क्या होगा? एबिलिटी ऑफ फॉरेन जो करेंसी वो बढ़ जाएगी। इसके कारण फॉरेन करेंसी के जो प्राइसेज होंगे वो क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। इसका मतलब हमारी जो करेंसी है वो अप्रिशिएट हो जाएगी, और इसके कारण से इसके प्राइस में डिक्रीज होगा और इसकी क्वांटिटी तभी इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज इन सप्लाई में एक चीज़ हमारी समझ में आ गई। पहली चीज़, इससे क्या होता है? फॉरेन करेंसी डिप्रिशिएट होती है, या हम कह सकते हैं हमारी करेंसी क्या होती है? अप्रिशिएट होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि इससे फिर जब हमारी करेंसी अप्रिशिएट होगी तो हमारी जो क्वांटिटी है, जो सप्लाई है, वो क्या होगी? हम इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे और उसको बढ़ती है, क्योंकि हमारे लिए फॉरेन गुड्स की प्राइसेस क्या होंगे? कम प्राइस पे मिलेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल है इसका कि अभी तक हम लोग क्या करते थे? 70 रुपीज देते थे और उसके बदले $1 के बराबर हमें अमेरिका क्या करता था? गुड्स प्रोवाइड करता था। अब हमारी करेंसी अप्रिशिएट हुई, अब मुझे 60 रुपए ही देना पड़ेगा और वो हमें क्या करेगा? $1 के बराबर ही गुड्स देगा। इसका मतलब हमारे, जबकि प्राइस में, मार्केट प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन हमारी करेंसी अप्रिशिएट होने के कारण हमें क्या मिल रहा? पर डॉलर 10 रुपये का एक्स्ट्रा बेनिफिट या प्रॉफिट मिलने लगता है। तो ये इसका इम्पैक्ट होता है इंक्रीज इन सप्लाई से। अब देखते हैं जब चेंज इन यानी डिक्रीज इन सप्लाई हो, ये चेंज, इसका मतलब क्या हुआ? डिक्रीज इन सप्लाई। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जब डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती है ये सप्लाई लाइन, तो क्या हो जाता है? सप्लाई लाइन नीचे शिफ्ट हुई तो प्राइस जो OR था वो इंक्रीज हो गए, OR2 हो गया। क्वांटिटी OQ थी वो घटकर OQ2 हो गई। इसका मतलब यहाँ हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि एक्सचेंज रेट क्या हुआ है? इंक्रीज हो गया है, और क्वांटिटी क्या हो गई है? वो डिक्रीज हो गई है। तो इससे एक ऐसी सिचुएशन होती है, क्योंकि सप्लाई डिक्रीज हुई है, डिमांड उतनी ही थी, तो सप्लाई डिक्रीज होने से क्या होगी? शॉर्टेज ऑफ दी फॉरेन करेंसी होगी या डिफिसिट ऑफ दी सप्लाई होगी। इसके कारण क्या होगा? ओरिजिनल जो एक्सचेंज रेट था वो अचानक बढ़ जाएगा, क्योंकि हम डिमांड तो ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन सप्लाई कम है। तो इसके कारण भी इस तरह की प्रॉब्लम हम लगातार फेस करते हैं, और ये प्रॉब्लम हमें फेस देखने को मिलेगी, और ये डोमेस्टिक करेंसी के साथ में ये डिप्रिशिएट हो जाती है।
तो ये एक हमारे पास डायग्राम है जो ये रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, वही दोनों चीज़ें होंगी, क्योंकि डिमांड लाइन और सप्लाई लाइन जब एक दूसरे को क्या करेंगी, कट करेंगी, तो कट करने से क्या होगा, ये सप्लाई लाइन हो गई और ये क्या हो गई, डिमांड लाइन हो गई। अब यहाँ पर तो अभी तक फिक्स था कि मार्केट प्राइस क्या होगा, यहीं पर रहेगा, OR था और ये OQ था। लेकिन जैसे ही इसकी डिक्रीज हुई तो अब हमारे पास दो पिक्चर सामने आती हैं। एक होता है डिक्रीज इन सप्लाई से पहला इम्पैक्ट क्या पड़ता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाता है। मतलब अगर 70 रुपये में $1 था तो अब 80 रुपये में $1 हमें मिलेगा। तो इसका मतलब हमारे कंट्री के लिए क्या है, हमारी करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है, फॉरेन करेंसी क्या हो रही है, एप्रिशिएट, उसका जस्ट उल्टा हो जा रहा है यहाँ। और इस तरह से डिमांड पे हमारी इम्पैक्ट डालता है और इससे क्या हो जाता है, हमें लॉस होना शुरू हो जाता है इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये है चेंज इन सप्लाई का। फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द मार्केट इन विच फॉरेन करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड। आप सबको पता है मार्केट कोई भी हो, मार्केट का एक ही यानी प्रोसीजर होता है, सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या सेल। और यहाँ पर फॉरेन करेंसी यानी करेंसी मार्केट है। इट्स मीन वी सेल एंड परचेज डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेन करेंसी। यहाँ बायर्स जो होते हैं वो फर्म हो सकती है, इंडिविजुअल्स भी हो सकता है, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स भी हो सकते हैं, कमर्शियल बैंक भी हो सकती हैं, सेंट्रल बैंक भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। और सबके सब सेलिंग और परचेजिंग करती हैं और ये सेलिंग और परचेजिंग करेंसी का होता रहता है, जिसके कारण सारा दिन मार्केट में करेंसी की वैल्यू फ्लैक्चुएट होती रहती है, वो डिक्रीज और इंक्रीज होती रहती है। अब फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो एक ट्रांसफर फंक्शन होता है, एक क्रेडिट फंक्शन होता है और हेजिंग पर फंक्शन होता है। तो ये हमारे फंक्शंस हैं। पहला ट्रांसफर फंक्शन, इट ट्रांसफर परचेजिंग बिटवीन द कंट्रीज इन्वॉल्व इन अ ट्रांजेक्शंस। दिस फंक्शन परफॉर्म थ्रू बिल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बैंक ड्राफ्ट, टेलीफोनिक ट्रांसफर। तो ये हमारी करेंसी अदर कंट्री उस कंट्री की करेंसी हमारी कंट्री, ये ट्रांसफर फंक्शन भी होता है जो करेंसी के द्वारा इसको किया जाता है। और ये हमेशा क्या कहता है, एक कंट्री से दूसरा कंट्री इसमें इन्वॉल्व रहता है और ट्रांसफर होता रहता है। क्रेडिट जो फंक्शन होता है, इट प्रोवाइड क्रेडिट टू फॉरेन ट्रेड, बिल ऑफ एक्सचेंज विद मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 मंथ आर जनरली यूज फॉर द इंटरनेशनल पेमेंट। क्योंकि जब दो इंटरनेशनल फर्म एक दूसरे से इंगेज होती हैं तो उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है और इसको 3 मंथ के लिए कर दिया जाता है, जिससे इंटरनेशनल पेमेंट में किसी तरह कोई प्रॉब्लम ना आए। क्रेडिट रिक्वायर फॉर दिस पीरियड इज ऑर्डर टू इनेबल द इम्प्रॉपर ऑफ टेक पोसेशन ऑफ गुड्स, सेल देम एंड ऑब्टेन मनी टू पे ऑफ द बिल। इसका मेन मकसद ये होता है कि हमने अगर गुड्स खरीदा किसी फर्म से तो इतने पीरियड में हम फर्म क्या करें, गुड्स को सेल कर लें और सेल करके उससे हम मनी गेन कर लें। ऐसे हेजिंग फंक्शन होता है विद एक्सपोर्टर, द हेजिंग इंटर इनटू द एग्रीमेंट ऑफ द सेल एंड बाय गुड्स ऑफ सम फ्यूचर डेट एट द करेंट प्राइस ऑफ एक्सचेंज रेट, इट इज कॉल्ड हेजिंग। कई बार क्या होता है कि आज के दिन हमने दो फर्म के साथ में कोलैबोरेशन किया या उसके साथ में ट्रेड प्रॉमिस किया, तो हम क्या कर लेते हैं, आज ही फिक्स कर लेते हैं कि आज $1 इक्वल टू 70 रुपये में ही हमारी ट्रेडिंग होगी, उससे ज़्यादा में हमारी ट्रेडिंग नहीं होगी। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ रहती है, इसमें हम इसको फिक्सेशन कर लेते हैं। तो ये जो रहता है इसमें क्या हो जाता है, जो मार्केट फ्लैक्चुएशन है, जो वेरिएशंस हैं जो फ्यूचर में होने वाले हैं, वो चाहे डिक्रीज हो इंक्रीज हो, इससे बचा जा सकता है। तो ये भी फॉरेन करेंसी की हेजिंग से इसको किया जाता है। फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो होती है, देयर इज 2 टाइप ऑफ मार्केट, वन इज स्पॉट मार्केट एंड सेकंड इज द फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट तो सभी समझ रहे हैं, स्पॉट मार्केट रेफर टू द मार्केट इन विच द रिसीव्ड एंड पेमेंट आर मेड इमीडिएटली, जिसमें तुरंत अभी सेल और परचेज तुरंत हो गया, तो स्पॉट मार्केट है। जनरली ये देखने को मिलता है। ये जो स्पॉट ट्रांजेक्शन है, इट मिसलीडिंग इन फैक्ट, स्पॉट ट्रांजेक्शन शुड मीन द ट्रांजेक्शन विच इज कैरीड आउट ऑन द स्पॉट immediately in a 2 days margin is allowed to take a 2 days for payment made through the check to be cleared। लेकिन कई बार जब चेक देते हैं तो चेक के लिए एक मार्जिन दे दिया गया है 2 days का। फिर फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है, रेफर टू मार्केट इन विच सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी सेटल ऑन स्पेसिफिक फ्यूचर डेट एट द रेट एग्रीड अपॉन टुडे। ये फ्यूचर में एक डेट फिक्स कर लीजिए, जैसे आज हमारे यहाँ मान लीजिए 10 है,
और हमने फ्यूचर में 2 महीने बाद हमने कहा कि 2 मंथ बाद हम 10 को फिर इसका पेमेंट करेंगे। तो ये जो मार्केट होती है इसको फॉरवर्ड मार्केट कहते हैं। और ये परचेजिंग होती है, एक्सचेंज रेट कोटेड द फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन इज नोन एज द फॉरवर्ड एक्सचेंज मार्केट। ज़्यादातर इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो 1 डेट कंप्लीटेड बाद अदर डेट में इसको किया जाता है, और इस तरह की ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इससे क्या होता है, रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं, और इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये स्पेकुलेशन बेस्ड होता है। और ऐसी मार्केट में आप देखोगे जब भी सेल परचेज है, या आप मार्केट देखते हो, जनरल मार्केट है जिसमें हम लोग कहते हैं, या आप निफ्टी देख लो, सेंसेक्स देख लो, इनका मतलब शेयर मार्केट में जब सेलिंग परचेजिंग होती है इस तरह के स्टेप्स को लिया जाता है। तो ये इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ये सभी 10 क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोगों को करके लाना है। ओके, थैंक यू।